बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरे नावल हम सफ़र की सीज़न 5 और एपिसोड नंबर 40 में आप दोस्तों को खुश आमदीद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी लाजमी किया करें। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। इसे ऐसे लग रहा था कि बिस्तर मगर अलिया नहीं, वो खुद है। इसकी तकलीफ इसके लिए बायस मौत बनती जा रही थी। पिछले 4 घंटों से पलकों को गिराए वो बंद आँखों से यूं ही पड़ी थी और वो आईसीयू के दरवाजे के बाहर शीशे के पार से खड़ी देख रही थी। इसने आँख नहीं खोली थी और इसने आँख नहीं झपकी थी। अजहान निशरा इसे खींच कर लाकर कुर्सी पर बिठाते तो वो फिर से वहीं जाकर खड़ी हो जाती थी। इसकी सूजी आंखें और बिखरी हालत देखकर अजहान का दिल कट रहा था। बस नहीं चल रहा था कि किसी तरह इसकी सांसें मोड़ लाए, इसको ठीक कर दे जिसके लिए इसकी जान हलकान हो रही है। हेलो, अजहान के फ़ोन पर अरहान की कॉल आई थी। अजहान भाई, इमल का कुछ पता नहीं चल रहा, इसे किसी ने किडनैप कर लिया है। मैं थक गया हूँ इसे ढूंढ कर, प्लीज़ हेल्प। इसने परेशानी से कहा था। क्या हुआ, किसने किडनैप किया इमल को? अजहान ने परेशानी से पूछा। नहीं जानता अजहान भाई, सब जगह देख चुका हूँ, इसके साथ कहीं कुछ गलत ना हो जाए, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरहान ने बेबसी से कहा था। तुम परेशान मत हो, मैं आता हूँ, अजहान ने इसे तसल्ली देते कहा था और फिर फ़ोन रखा था। दूर बैठी ज़ारा को एक नज़र देखा था। इसे कुछ बताने का मतलब इसे मज़ीद परेशान करना था। वो जो पहले अलिया के लिए हलकान हो रही थी, फिर इमल का बताने पर और ज़्यादा इसकी जान फना होती। वो नशरा को बाहर जाने और थोड़ी देर बाद आने का इशारा करके बाहर की तरफ बढ़ा था। गाड़ी के पास पहुंचते इसने वहाँ सुबहान को खड़े पाया जो आसमान की जानिब निगाह की आंसू बहा रहा था। इसने आगे बढ़कर इसे सीने से लगाया था। सुबहान, तुम हौसला हार जाओगे तो ज़ारा और इमल को हिम्मत कौन देगा? इंशाअल्लाह वो ठीक हो जाएगी, मौजज़ा ज़रूर होगा, मुझे यकीन है। तुम परेशान मत हो, डट कर मुकाबला करो इन हालात का, इसने इससे अलग होते कहा था। मैं कैसे इससे इस हद तक लापरवाह हो गया यार। चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए वो कितनी सफाई से इस दुख को छुपाती रही जो हर सांस के साथ कतरा कतरा बनकर इसे मौत की तरफ ले जा रहा था। इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक बार तो अपने पीटर मैन को बताती, इसने अपने आंसुओं को अपने अंदर उतारते दर्द से कहा था। सुबहान, वो बहुत साबिर बच्ची है, अल्लाह ने करम किया तो वो इस सिचुएशन से भी निकल आएगी। तुम फिक्र मत करो, जिसने आजमाइश डाली है वो काटेगा भी। अजहान ने इसका इशारा चपकते हुए कहा था। इंशाअल्लाह। इसने इसकी हाँ में हाँ मिलाई थी जब सुबहान के मोबाइल पर एक साथ बहुत सारी व्हाट्सएप मैसेजेस रिंगटोन्स हुई थी। 1 मिनट, अजहान इसे कुछ कहने वाला था कि सुबहान ने इसे 1 मिनट के रुकने का कहकर मोबाइल निकाला था और फिर व्हाट्सएप मैसेज ऑन किए थे जहाँ इसके चैनल के सीईओ की तरफ से भेजी गई बहुत सारी तस्वीरें और वीडियोज़ थी। जैसे जैसे वो सब देखता गया था गुस्से के मारे इसका चेहरा सुर्ख हुआ था। ये सब क्या है अजहान? इसने गुस्से से कहते मोबाइल अजहान की तरफ बढ़ाया था। ये तस्वीरें तो तब की हैं जब मैं ज़ारा को इस वीरान फ्लैट पर से लेकर आया था। ये कहाँ से मिली तुम्हें? अजहान ने सुबहान की तरफ देखते कहा। अजहान, डोंट टेल मी कि ये सब तुमने किया, नहीं करवाया। तुम और तुम्हारे कारिंदों के अलावा और कोई मौजूद नहीं होगा। सुबहान तो गुस्से से कराते हुए कहा था। बिलीव मी सुबहान, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं बहुत इज्जत से इस सुबह भी इसे फार्म हाउस लेकर आया था। ये इसी इंसान का काम है जिसने मुनीब के घर से ज़ारा को किडनैप किया, करवाकर इस फ्लैट में छोड़ा था। अजहान ने इसे पूरी बात बताते कहा। एक तुम ही तो तब इसके दुश्मन थे, तुम्हारे सिवा और कौन ये हरकत कर सकता था? हाँ बोलो, इसने इसे गहरी नज़रों से खोजते हुए कहा। तुम ऐसा करो, टेन से कॉल करके पूछो जिसने तुम्हें ये तस्वीरें भेजी हैं। अभी सच का सच और झूठ का झूठ सामने आ जाएगा, मगर अपनी इज्जत को यूँ नीलाम करने वालों को मैं छोड़ूंगा नहीं, इसने चबाते हुए एक एक लफ्ज़ पर जोर देते कहा था। सुबहान ने सर हिलाते हुए अपने सीईओ को कॉल की थी। सर, आपको ये तस्वीरें कहाँ से मिली? सुबहान ने कॉल स्पीकर ऑन करते पूछा था। पहले तुम मुझे ये बताओ, ये ज़ारा ही है ना या मेरी नज़रों का धोखा है? मुझे अच्छी तरह याद है जब मैंने तुम्हारी तरफ आया था तो मैंने ज़ारा को देखा था, वो इस जैसी ही थी। ऑन एयर करने से पहले ये सब मैं तुम्हें दिखाना चाहता था कि तुम भी देख लो, बाद में मुझ पर एतराज़ मत करना। सीईओ ने तस्दीक के साथ पूछा था। जी सर, ये ज़ारा ही है। क्या आपने ये वीडियो और तस्वीरें ऑन एयर की? इसने पूछा था। जी सर, ये ज़ारा ही है। क्या आपने ये वीडियोज़ और तस्वीरें ऑन एयर की? इसने पूछा। नहीं, फ़िलहाल नहीं की, मगर तुम्हें दिखाकर करने का इरादा नहीं सर। आप इसमें से कुछ भी ऑन एयर नहीं करेंगे, प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट। ये मेरी बहन की इज्जत का मामला है, इसने गुजारिश करते हुए कहा था। ओके ठीक है, तुम परेशान मत हो, इन्होंने तसल्ली देते कहा। मगर सुबहान, इससे हमारी रेटिंग्स काफ़ी। खैर लीव इट, तुम्हारी बहन है तो मेरी भी बहन है, इन्होंने लंबा सांस खींचते हुए कहा था।
सर आपको ये मिली कहाँ से? आई मीन किन रिसोर्सेज से ये आप तक पहुँची? इसने पूछा था। यार ये तो मुझे यावर अहमद देकर गया है थोड़ी देर पहले, और ख़ास ताकीद करके गया है कि इसमें मिर्च मसाले डालकर इसे चलवाया जाए ताकि अज़ान आत मलिक इलेक्शन कैंपेन हार जाए। सीओ ने तफसील से बताया था, और सीओ की बात सुनकर अज़ान ने शिद्दत से गाड़ी पर पंच मारा था। इसका गुस्सा हद से सवा हुआ था। यावर अहमद का नाम सुनकर सर आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। यावर अहमद के ख़िलाफ़ कुछ सबूत मेरे पास मौजूद और कुछ इससे भी गिरी हुई नाशाइस्ता और गैर महज़ब वीडियो इसकी मैं आपको भिजवाता हूँ। आप वो ऑन एयर करेंगे। हमारी ट्रांसमिशन अज़ान आत मलिक के ख़िलाफ़ नहीं जाएगी। इसने इसे संजीदा लहजे में कहा था। मगर सुबहान हम तो हयात मलिक के ख़िलाफ़ आई मीन सीओ की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसे अचानक से कैसे काया पलट गई सुबहान की। हयात फैमिली को लेकर वो हैरान हुआ था। सर हम हयात मलिक के ख़िलाफ़ है, अज़ान हयात मलिक के नहीं। यकीन करें जैसे मैं आपको कह रहा हूँ वैसे करते जाएंगे तो इसमें आपका ही फ़ायदा है। सुबहान ने नरम लहजे में कहा था। ओके ठीक है, कनेक्टेड रहना क्योंकि कल पोलिंग है। इन्होंने सुबहान से कहा। श्योर सर, मैं आपको व्हाट्सएप कर रहा हूँ और ये तस्वीरें आपने थोड़ी देर में ही चलवा देनी है। हमारी ट्रांसमिशन ऐसी हो कि हर किसी का दिल करे अज़ान को वॉडकास्ट करने का। इसने सीओ से कहा था। ओके फ़ाइन, ये भी करके देख लेते हैं। सीओ ने धीमा सा मुस्कुराते हुए जवाब दिया। सर आप इसकी अयाशी का पैकेज चलवाएं और फिर रेटिंग का हाल देखें। सुबहान ने पुरज़म लहजे में कहा। चलो तस्वीरें भेजो फिर बात होती है। सीओ ने फ़ोन रखा था। ये यावर अहमद तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड था ना? सुबहान ने गुस्से से भरे अज़ान को मुतवज्जे करते कहा था। मगर जब इस दिन इसने ज़ारा को टच करने की कोशिश की तब से वो मेरे दुश्मनों में से है, और इसी दुश्मनी में आकर इसने ज़ारा को किडनैप किया था और वो तस्वीरें भी बनवाई थी। मैं इसे अब दुश्मनी के काबिल भी नहीं छोड़ूंगा। वो मुझे हरा कर मुझे जलील करवा कर खुद जीतना चाहता है शायद। आखिर में अज़ान का लहजा थोड़ा तल्ख हुआ था। आई एम सॉरी यार, मैंने तुम पर शक किया, मगर ये बात भूल जाओ कि तुम हारोगे। हमें एक दयानतदार हुक्मरान की ज़रूरत है। मेरा नहीं ख्याल कि तुम इतने बदलाव के बाद किसी के हक़ में बददयानती कर सकोगे, और यावर अहमद से बदला तुम नहीं तुम्हारी जीत लेगी। वो खुद ही अपने गड़े में गिरेगा। सुबहान ने इसको सराहते और इससे माफ़ी मांगते कहा। इट्स ओके सुबहान, मगर मुझे नहीं लगता मैं ये सियासत संभाल सकूँगा। मैं इस सबसे अलहदगी चाहता हूँ। अब अज़ान ने फीकी मुस्कुराहट से हंसते हुए कहा। नहीं, तुम संभाल सकोगे। आई नो तुमसे अच्छा अब इस ओहदे को कोई संभाल नहीं सकता, ना कोई और इस कुर्सी को डिज़र्व करता है। और फिर जब सब साथ मिलकर एक आज़ाद होकर सच को सामने लाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। सुबहान ने इसके कंधे पर हाथ रखते कहा था। तुम पापा के ख़िलाफ़ क्यों हो सुबहान? अज़ान ने अचानक याद आने पर पूछा। ऐसे नहीं बता सकता, पूरे सबूतों और दलाइलों के साथ सच सामने लाऊंगा, और वादा करो तब तो मुझे अपने बाप की हैसियत से नहीं इस मुल्क की आवाम की हैसियत से देखना और फिर कोई नतीजा अखज़ करना। सुबहान ने लंबा सांस खींचते हुए कहा। मगर इन्होंने क्या किया है? अज़ान ने खोजती नज़रों से इसे देखते पूछा था। वक्त आने पर बताऊंगा। तुम बताओ कहीं जा रहे थे? सुबहान ने मोबाइल पर तेज़ी से हाथ चलाते पूछा। हाँ वो एक्चुअली यार इमल और रहान इसने रात से लेकर अब तक की सारी बात सुबहान को बताई, जिसे सुनकर सुबहान भी काफ़ी परेशान हुआ था। ओहो, तो मतलब इमल घर पर ही नहीं थी जब हम अलिया को लाए? मेरे भी जहन में था कि वो इतने शोर शराबे के बगैर भी कैसे सो सकती है इतना। सुबहान सोचते हुए कहा था। हाँ मगर सुबहान मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये काम भी यावर का है, क्योंकि जहाँ तक सनान की बात है वो तो अभी तक जेल में है। अज़ान ने किसी नुक्ते पर गौर करते कहा था। नहीं अज़ान, ये इसका काम नहीं है, ये काम किसी और का है। यावर अहमद की तुमसे दुश्मनी है, इमल से तो नहीं। सुबहान ने कहा था। यावर अहमद की ज़ारा से भी दुश्मनी नहीं थी, मगर इसने ज़ारा को भी तो किडनैप किया। अज़ान ने कहा था। हाँ अच्छा, तुम ऐसा करो, तुम रहान के पास पहुंचो, देखो कोई क्लू मिलता है क्या। मैं ज़ारा अपने तौर पर पता करवाता हूँ, मगर तुम मुझसे राब्ते में रहना। सुबहान ने अज़ान को कहा था और वो गाड़ी में बैठकर रहान के पास जाने के लिए चला गया था। सुबहान ने कुछ मिनट वहाँ खड़े होकर सीओ को तस्वीरें और वीडियो सेंड की थी और फिर एक लंबा सांस खींचकर अंदर की तरफ बढ़ा। ज़ारा हनूज रो रही थी और निशरा इसे चुप कराती हल्कान हो रही थी। सुबहान ने इशारे से निशरा को अपनी तरफ आने का कहा। निशो इमल किडनैप हो गई है, मैं और अज़ान इसे ढूंढने जा रहे हैं। जब तक हम ना आए तो प्लीज़ ज़ारा का ख्याल रखना और अलिया का भी। कोई भी परेशानी हो मुझे कॉल कर लेना, क्योंकि ज़ारा अभी अपने होश में नहीं है। सुबहान ने इसे समझाते हुए कहा। क्या इमल कैसे किडनैप हुई, किसने किया? निशरा ने तो सुनकर ही परेशानी से पूछा था। एक परेशानी ख़त्म नहीं हुई थी कि दूसरी शुरू। अभी कुछ नहीं कह सकता क्या, क्यों, कब, कैसे, मगर इतना जानता हूँ कि जल्दी ढूंढ लूँगा। और अलिया तुम्हारी जिम्मेदारी है, ख्याल रखना इनका। कहते वो रुका नहीं था, उल्टे कदमों बाहर की तरफ बढ़ा। सर वो लड़की हॉस्पिटल में है, इसकी बहन बीमार है, सब इसकी तीमारदारी के लिए वही है। अब आप बताएं कि आखिर क्या करना है?
यावर अहमद का कारिंदा जो ज़ारा के बिल्कुल सामने खड़ा था, ज़ारा को देखते हुए यावर अहमद से कह रहा था, ऐसा करो, किडनैप करो और मार कर वहीं कहीं फेंक देना, मगर इसका DNA मुझे चाहिए। सुना है इसने अजान से निकाह किया है, तो कुछ तो रातें रंगीन हुई होंगी अजान के साथ इसकी। मुझे इस पर रेप और फिर सुसाइड अटैम्प्ट केस दिलवाकर इस किस्से को मंजर आम पर लाना है। यावर अहमद ने हंसते हुए कहा था, सरकार फिर इसके लिए इसको किडनैप करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो हम सिंपली भी कर सकते हैं। इसे यावर अहमद से कहा था। वो कैसे? यावर अहमद ने हैरानगी से पूछा। वो आप मुझ पर छोड़ दे सर, इसका मर्डर होगा, मगर लगेगा ऐसे कि इसने सुसाइड की है और आपको DNA की रिपोर्ट भी मिल जाएगी। डोंट वरी, इसने पुख्ता लहजे में कहा। ओके, जो करना है करो, मगर इस काम में देर नहीं होनी चाहिए, यावर अहमद ने कहा था और फिर कॉल डिस्कनेक्ट की। फिर इसके कारिंदे ने बड़ी गौर से रोती हुई ज़ारा को देखा था और फिर मुस्कुराया था। इसके दिमाग ने मिनटों में प्लान बनाया। वो हॉस्पिटल से गाड़ी लेकर निकला था और अपार्टमेंट में आया, मगर अपार्टमेंट की बिखरी हालत देखकर इसका दिमाग मिनटों में माऊफ हुआ था। इसे अंदाज़ा लगाने में चंद सेकंड्स भी नहीं लगे थे कि इसके अपार्टमेंट को अच्छी तरह खंगाला गया है। वो तकरीबन दौड़ता हुआ अपने रूम में गया था, मगर वहाँ ना तो इसका लैपटॉप था और ना ही इसकी अहम फाइल। इसके चेहरे का रंग मिनटों में बदला था। रात को इसकी एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और वो अपना सब कुछ हार गया था। इसने वहीं पर घुटने टेकते बैठते हुए अपने इर्द गिर्द हर चीज़ को उल्टे पड़े देखा था। एक साथ इतनी मुसीबतें इस पर आन गिरी थी। वो हारना नहीं चाहता था, मगर वो शायद हार गया था। जो इतने महीनों की इसकी मेहनत थी, इस पर मिनटों में पानी फिरा था। वो गुस्से से उठा था और बाहर की तरफ दौड़ा। वो अपने ऑफिस के लिए निकला था, अगला लायामल सोचते हुए, मगर फिर कुछ याद आने पर वो उल्टे कदमों वापस आया। अलमारी में से अपनी मखसूस शर्ट निकाल कर इसने पहनी थी, मुंह पर पानी के छींटे मारे थे और फिर लंबे लंबे सांस लेते खुद को नॉर्मल किया था और बाहर की तरफ भागा था। गाड़ी में जाकर बैठा। गाड़ी स्टार्ट करने से पहले इसने एक नंबर पर मैसेज किया था। जितनी जल्दी हो सकता था गाड़ी चला रहा था। वो जल्द से जल्द अपने ऑफिस पहुंच जाना चाहता था। अभी वो आधे रास्ते में ही था कि इसकी गाड़ी के टायर पर 2 फायर वक्तन फवक्तन हुए थे। गाड़ी इनबैलेंस हुई थी और उसको संभालते संभालते खुद भी डोल गया था। अभी गाड़ी पूरी तरह से संभली भी नहीं थी कि 2 नकाबपोश इसकी तरफ बढ़े थे। इसकी गाड़ी का दरवाज़ा खोल के इसे घसीटते हुए बाहर निकाला था इन्होंने, फिर अपनी गाड़ी में डाला। छोड़ो मुझे, ये सब तुम लोगों को बहुत महंगा पड़ेगा, तुम लोग जानते नहीं हो किस पर हाथ डाल रहे हो। वो गुस्से से चिल्लाया था। जब इसकी कनपट्टी पर इनमें से एक शख्स ने पिस्टल की बैक मारी थी और वो लड़खड़ाकर सीट पर गिरकर बेहोश हुआ था। वो बड़ी मुश्किल से दरगाह की मस्जिद तक पहुंचे थे, मगर सीने में उठता दर्द इनके कदम डगमगा रहे थे। बड़ी हिम्मत करके इन्होंने वज़ू किया था। सीना इतना भारी हो रहा था और दाएं बाजू में दर्द इस कदर शदीद था कि वो सांस भी नहीं ले पा रहे थे। पाँव की उंगलियों का हिलाला करने के बाद इन्होंने नल के आगे अपने दोनों हथेलियों को जोड़कर गहरा करके इसमें पानी भरा था और इस पानी के घूंटों को अपने अंदर उतारा था। खड़े होकर शहादत की उंगली आसमान की तरफ उठाकर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहा था और फिर सीने पर हाथ रखे मस्जिद में दाखिल होने के बाद अपनी सफ़ की तरफ बढ़े थे। असर की नमाज की नीयत बांधी थी। तकबीर पढ़कर दर्द की शिद्दत से आंखें बंद की थी। इतने दर्द में भी लबों पर शफीक सी मुस्कान उभरी थी। दिल खुशी से निहाल हुआ था, झूम उठा था। वो समझ चुके थे वक्त दीदार आन पहुंचा था। लबों पर नमाज के अल्फाज से और कल्ब झूम कर बोल रहा था, कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों में गिरूँ, गिर कर फरिश्ते भी उठाएं तो मैं इनसे ये कहूँ, अब तो पाइलाज से मैं ए फरिश्तों क्यों उठूँ, मरकर पहुँचा हूँ यहाँ इस दिल रुबा के वास्ते। वो समझ चुके थे कि वक्त नज़ा आन पहुँचा है। सारे दुनियावी विसवसों से अपनी जात मिलने वाली है। रूह की सरशारी की अजीब ही कैफियत थी, दिल की आसूदगी की अजीब ही कैफियत थी। मिट्टी के पुतले को अर्श की तरफ लौट कर जाना था। वो खुश थे, बहुत खुश, इतने खुश कि अपनी तकलीफ़ को भी भुला बैठे थे। बेजान टांगों से क़याम किया था और फिर ज़मीन पर गिरते हुए सजदे में गए थे। एकदम रूह को जैसे किसी ने झंझोड़ा था। इस कदर एक लम्हे में रूह तार तार होकर निकली थी, जैसे मलमल के कपड़े को खारदार झाड़ियों पर डालकर किसी ने ज़ोर से खींचा हो। हाँ, मौत की सख्ती, मौत की तकलीफ़ ऐसी ही तो होती है। आज तक कोई बच पाया है इससे? कोई भी नहीं। शहनशाह, बादशाह, गदा, सब ने ही तो इस मौत का मज़ा चखा है, मगर हम अपने गुमान का मज़ा चखते चखते इस मज़े को भूल ही जाते हैं। ज़िंदगी से जाते जाते इस जानलेवा मज़े को चखना है हमने। क्या हमने इसके लिए खुद को कभी तैयार किया है? काश हम इस आखिरी पल की तकलीफ़ को 2 पल नहीं सारी ज़िंदगी याद रख कर ज़िंदगी गुजारें, तो हमारे लिए हमारे अफ़ाल बाइस शर्मिंदगी नहीं, बाइस आसानी बने। वो सजदे में ही थे जब इनकी रूह परवाज़ कर गई थी। सब नमाजी नमाज पढ़कर जा चुके। मस्जिद आहिस्ता आहिस्ता खाली हो गई थी। सुल्तान बाबा भी अभी नमाज और दुआ के बाद
अपनी जगह से उठ गए थे। फिर बड़ी आहिस्ते से हाकिम बाबा की तरफ बढ़े। तकरीबन कुछ मिनट वो यूं ही दूर खड़े देखते रहे थे इनको हालत सजदा में, मगर फिर परेशानी बढ़ी कि वो कोई भी हरकत क्यों नहीं कर रहे। आगे बढ़कर इनको शाने से हिलाया था। वो किसी कटी डाल की तरह इनकी गोद में आ गिरे थे। हाकिम हाकिम इन्होंने इनका चेहरा थपथपाया था, मगर बेसूद रहा वो तो। चेहरे पर शफीक सी मुस्कुराहट सजाए जाने कब से रुखसत हो चुके। सुल्तान बाबा ने दिल के मकाम पर हाथ रखा था जो बिल्कुल साकित था। इन्होंने पूरी शिद्दत से इन्हें खुद में भेजा था। वो खो बैठे थे एक शफीक मेहरबान दोस्त को, एक रहनुमा को। आसमान पर अचानक से बादलों ने घेरा जमाया था। मौसम की हिद्दत पल भर में बदली थी। इन्होंने बदलते मौसम को देखा था और फिर अपनी बाहों में बेसुध पड़े अपने दोस्त को। वो जुदा हो गया था, दूर चला गया था, जहाँ अब इन्हें ही जाना था, जहाँ ना कोई चिट्ठी जाती थी ना कोई फ़ोन कॉल। वो बड़े इल्माक से इस मेहरबान चेहरे को देख रहे थे, फिर कभी इन्हें नज़र नहीं आना था। इन्हें इस चेहरे को आंखें बंद किए दिल में बसाया था। दरगाह के सब मुतवल्ली इर्द गिर्द जमा हो गए थे। वो कैसी अजीम मस्ती से महरूम हो गए थे जिसने इन सब में हमेशा प्यार बांटा था, जिसने इन सबको हमेशा मौजूदगी से राहत ही पहुंचाई थी। इन्हें ले जाकर इनके हुजरे की चारपाई पर लिटा दिया गया था। सफ़ेद चादर डालकर इनकी आखिरी रसूमात की तैयारी शुरू की गई थी। कुछ देर के बाद इमाम मस्जिद सुल्तान बाबा के पास आए थे इनकी तदफीन के लिए। पूछने जनाजा इधर ही होगा मगर तदफीन लाहौर में होगी, सुल्तान बाबा ने इमाम मस्जिद को बताया था। मगर सुल्तान बाबा ये कैसे हो सकता है? इन्होंने 25 साल इस दरगाह को दिए हैं, हमने हर दुख सुख इनके साथ देखा है, फिर कैसे हम इनको खुद से महरूम कर सकते हैं? इमाम मस्जिद ने कहा था। इनकी वसीयत थी ये कि इनकी तदफीन लाहौर में की जाए। सुल्तान बाबा ने नम आंखों से इमाम मस्जिद की तरफ देखते हुए कहा, जी बेहतर। इमाम मस्जिद कहते चले गए थे, सुल्तान जब मैं मर जाऊं तो मुझे इसी कब्रिस्तान में दफनाना, जहां मेरा यार दफन है, जहां मेरी मोहब्बत दफन है। इसी कब्रिस्तान में ही तो मेरे माँ बाप दफन है, मुझे मेरे अपनों के पास दफनाना। इन्होंने सुल्तान बाबा की तरफ देखते कहा था। आप क्यों ऐसी बातें करते हैं? सुल्तान बाबा ने हाकिम बाबा की तरफ देखते कहा, मरना तो सबने ही है एक दिन, इसे तुम मेरी वसीयत समझ लो। मेरी तदफीन की जिम्मेदारी तुम पर है। एक फातिहा को किसी दिन सुल्तान मुझ जैसा इंसान भी तरसेगा। इन्होंने थकी हंसी हंसते कहा था। सुल्तान बाबा की आंखें भीगी थी। वो मंजर वो लम्हे याद करके इनका दिल तड़पा था अपने बेहतरीन यार की जुदाई पर। मैम आपको डॉक्टर साहब बुला रहे हैं। नशरा के सामने आकर नर्स ने कहा था। ओके, वो ज़ारा को तसल्ली देते उठी थी। इसके जाने के फ़ौरन बाद वो जो इस मौके की तलाश में था वो ज़ारा के पास आकर बैठा था। क्या आप अपनी बहन की वजह से परेशान हैं? देखिए मेरी बहन को भी ब्लड कैंसर ही था मगर वो जल्दी ठीक हो गई थी। ये बहुत पाक डोरी है जो मैंने अपनी बहन को बांधी थी, जिससे वो ज़िंदगी की तरफ लौट आई थी। आप ही अपनी बहन को बांध कर देखें, वो जल्द ठीक हो जाएगी। इसने ज़ारा की तरफ देखते कहा था। ज़ारा ने नासमझी से इसकी तरफ देखा था, फिर इस लिफाफे में मौजूद डोरी को इसने पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया था और यावर अहमद का कारिंदा दिल में खुश हुआ था क्योंकि इसने इस डोरी को एक पॉइज़न लगाया था, एक ऐसा पॉइज़न जिसको छूते ही वो इसकी रगों में चुभन बनकर दौड़ने वाला था। और वो इतना ख़तरनाक जहर था कि इसको छूते ही कोई भी इंसान बमुश्किल 5 मिनट तक सर्वाइव कर सकता था। वो जानता था कि वो जिस उजड़ी हालत में बैठी हुई है अपनी बहन को बचाने के लिए हर वो काम करेगी, यहाँ तक कि इसे जो भी कहा जाएगा वो बड़ी आसानी से कर गुजरेगी बगैर किसी सवाल और जवाब के। आप इस डोरी को पैकेट में से निकाल कर देखें, आप इसकी खुशबू सूंघ कर इसको महसूस करके देखें, आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। मैं कब से दूर बैठा आपकी हालत देख रहा हूँ, सोचा अल्लाह ने मेरी मदद की है तो मैं अब आपकी मदद कर दूँ। इसने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाते कहा था। आप खोलें इसे, इसने फिर से इसरार किया। ज़ारा ने नम आंखों से वो पैकेट खोला था। इस वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा। खुश रहें, सलामत रहें। जारी है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह।